नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन ने जताया विरोध, कहा भारत से रिश्तों पर पड़ा बुरा असर, भारत ने खारिज की आपत्ति। विदेश मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक, कहा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर हमारा, ब्रिटिश संसद ने भी खारिज किया पाक का दावा। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब तय करेगी रेल किराया, माल भाड़े के साथ रेल सेवाओं में सुधार पर भी देगी सुझाव, कैबिनेट का फैसला। चुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से बढ़ी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें, मंत्रियों की विदेश यात्रा से लेकर नियुक्तियों पर उठाए सवाल, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया था समिति का गठन। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ियों की चुनौती खत्म, पहले ही मैच में हारी साइना और सिंधु, पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पहुंचे अजय जयराम। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर भारत और चीन में तकरार बढ़ती जा रही है। इस मसले पर चीन ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को बुलाकर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। चीन का कहना है कि इस कदम से भारत से उसके रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है। उसने सीमा से सटे इलाकों में विवाद बढ़ने की भी आशंका जताई है। हालांकि भारत ने दोहराया है कि यात्रा को लेकर बनावटी विवाद पैदा करने से बचा जाना चाहिए। दलाई लामा ने भी इन आरोपों को खारिज किया है। भारत चीन के खिलाफ उनका उपयोग कर रहा है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को अरुणाचल के बोमडीला में अनुयायियों से मुलाकात की। उन्होंने अरुणाचल दौरे को लेकर चीन के विरोध को खारिज किया। दलाई लामा ने कहा कि वो चीन से आजादी नहीं मांग रहे हैं, उनकी मांग चीन के भीतर स्वायत्तता की है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। Among the Chinese, many, I think, love India. But some the narrow-minded politicians, they have their own sort of certain view. So as I mentioned, they consider me as a demon. I don't think nobody consider me as a demon. चीन ने इस दौरे को लेकर बीजिंग में भारतीय राजदूत से विरोध दर्ज कराया है। चीन ने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है और वो अपनी अखंडता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। 不会给印方带来任何好处。中方将采取必要的措施，坚定维护自身领土主权和正当权益。我们要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为。 भारत ने भी चीन की आपत्तियों को खारिज किया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यात्रा धार्मिक है, न कि राजनीतिक, इसलिए चीन को विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एक विवादित राज्य नहीं है और विवादित राज्य नहीं होने के नाते अरुणाचल प्रदेश में जाने से दलाई लामा जी का विजिट को लेकर के किसी को कोई आक्रोश होने का आवश्यकता नहीं है। विपक्ष की मांग है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। चीन भारत के आंतरिक मामलों में सरासर दखल अंदाजी कर रहा है और समय आ गया है कि भाजपा सरकार चीन से लाल आंख करके बात करे। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का चीन हमेशा विरोध करता आया है। चीन के मुताबिक अरुणाचल के कुछ इलाके को लेकर विवाद है, लेकिन भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा मसले पर वार्ता भी जारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर एक तरफ पड़ोसी देश चीन के बनावटी विवाद पर भारत ने कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है, वहीं एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कदम पर भी भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने ये बात कही। पीओके गिलगित और बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गिलगित और बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। आशंका करना भी कि हम किसी हिस्से को जाने देंगे, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। हम जो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव है उनसे भी बंधे हुए हैं
और हमने अपने स्वयं के संकल्प से भी बंधे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये कहना कि गिलगित बाल्टिस्तान को हम अपना 5वां प्रदेश बना लेंगे, ये हमें पूरी तरह अस्वीकार्य है और ये मैं संसद में खड़े होकर के कहना चाहता हूँ। शून्यकाल में बीजेडी सांसद भृतहरि मेहताब ने इस विषय को उठाया। हैज द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि नहीं आई है? यही हमारी चिंता के कारण है, क्योंकि ये इसी बीच काफी चर्चा वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुकी है और डिफरेंट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड आल्सो हैज मेड अ रिजोल्यूशन denouncing the Pakistan's attempt of declaring Baltistan and Gilgit as its 5th state. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि भारत पीओके के तहत आने वाली 1 इंच जमीन को भी जाने नहीं देगा। पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को ब्रिटिश संसद भी नकार चुकी है। ब्रिटेन की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान के इस ऐलान को पूरी तरह से गैर संवैधानिक करार दिया है। रविंद्र सिंह शौर्यान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। बुधवार को चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई टैक्स दरों के साथ साथ इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती और राज्यों की टैक्स आय में इजाफा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज चर्चा का जवाब देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े सभी 4 विधेयकों को चर्चा के लिए पेश किया। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे मनी बिल के तौर पर लाने और राज्यसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। सांसदों ने जीएसटी की 6 अलग अलग दरों और पेट्रोलियम, अल्कोहल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर करने पर सवाल उठाए। राज्यसभा Mr. Deputy Chairman, sir, has been deliberately not being given that importance when it comes to important legislation. And I fail to understand why. इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपने राज्यों को दे दिया, तो ये राज्यों को जब अलग अलग हो गया, पेट्रोलियम राज्यों का रखा क्योंकि राज्यों की राजस्व की कमी हो रही थी, तो जब ये राज्यों का अलग अलग हो गया तो हम कैसे समान। For the dealer to switch more of the cost under the head of service and less on the product. So we want you to consider and think how we can address this. I can't imagine that a modern, liberal, open-minded finance minister would have introduced a clause which says if the tax rates fall, you shall reduce your prices. And to make sure that you reduce your prices, I am going to set up an authority or I am going to refer it to the Competition Commission. उसमें sections हैं 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद में सेस है, उसके बाद में सरचार्ज है, उसके बाद में बुलियन चार्ज है। ये इस तरह से एक टैक्स को इतनी जगह डिवाइड कर दिया गया। जटिल और कठोर पर जो इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उस कठोर प्रोविजन का जो लाभ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, इस एक्ट में पूरे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में चले जाते हैं। बीजेपी की ओर से इस बिल का बचाव किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी से राज्यों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के व्यापार के, गरीबी उन्मूलन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, रोजगार के अवसरों के कारण हम लंबे समय के लिए अपने जीडीपी में बढ़ोतरी की ओर भी इस जीएसटी कानून के द्वारा जाएंगे। 29 मार्च को लोकसभा से केंद्रीय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक पारित हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स स्लैब में 5, 12, 18 और 28% के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकजुटता पर राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने खास चर्चा की। सरकार ने लोकसभा से पारित जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को राज्यसभा में पेश करके चर्चा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस और वाम दल इसमें संशोधन पारित कराना चाहते हैं।
राज्यसभा में बुधवार को एक बार फिर ईवीएम मशीन के मुद्दे पर अवरोध के हालात बन गए। विपक्ष ने ईवीएम मशीन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की तो सरकार ने कहा कि वो अपनी हार स्वीकार विपक्ष को करनी चाहिए। राज्यसभा में बुधवार को पूरा विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एकजुट नजर आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सांसदों ने सदन में नियम 267 के तहत इस पर कार्य स्थगन और चर्चा के लिए 4 अलग अलग नोटिस दिए। शून्यकाल की शुरुआत में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत तमाम चुनावों में ईवीएम की जगह पेपर वोटिंग की मांग की। ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की है। बटन कहीं भी दबा जाए वोट चला जाएगा। चिप और चिप का ठेका भी किस पे है ये बताने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा कि 22 मार्च को ईवीएम के मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष को जनादेश का सम्मान करना चाहिए कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वहाँ जिस पार्टी का बटन दबाया उसका ही वोट स्लिप आया है, तो कोई घोटाला नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। बढ़ते गतिरोध के बीच उपसभापति ने कहा कि सांसद इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएं। I also said, why don't you have to take it up with the election commission? विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सांसद विरोध करते हुए वेल में आ गए। ईवीएम इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। इसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में राज्य सरकार के कामकाज से लेकर मंत्रियों की विदेश यात्रा को सवालों के घेरे में लिया गया है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले साल सितंबर में इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने दिल्ली सरकार के 400 से ज्यादा फैसलों की समीक्षा की है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी ने 404 फाइलों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की ओर से प्रशासनिक फैसलों में नियमों की अनदेखी की बात भी कही गई है। मंत्रियों के दफ्तर में की गई नियुक्तियां भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बिना मंजूरी के ही विदेश यात्रा की। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार में नियुक्तियों को लेकर भारी गोलमाल हुआ है। जिस विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोगों ने 70 में 67 सीट दिया, उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने किया है, ये शुंगलू रिपोर्ट ने एक बार फिर से उसको सिद्ध कर दिया कि ये गरीबों के पैसे को लूट रहे हैं, गरीब जनता के पॉकेट पे डाका डाल रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने उनके पास शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट होने का दावा किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सूचना के अधिकार के कानून के तहत उन्होंने इस रिपोर्ट को हासिल किया है। अजय माकन ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस दफ्तर में इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में एमसीडी की 272 सीटों के लिए दाखिल 4,605 नामांकन में से 1,796 रद्द हो गए हैं। यह आंकड़ा कुल आवेदनों का तकरीबन 40% है। इनमें निर्दलीय और छोटे दलों के साथ कुछ बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 104 वार्डों के लिए सबसे ज्यादा 1,833 नामांकन दाखिल हुए थे। इनमें से 1,075 उम्मीदवारों के पर्चे ही सही पाए गए हैं, जबकि 758 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं।
एमसीडी चुनाव प्रक्रिया के तहत आज से नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नाम शनिवार यानी 8 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। रेलवे के कामकाज में सुधार के लिए रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिल गई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को पास किया गया। आरडीए रेलवे के लिए स्वतंत्र रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। यह अथॉरिटी रेलवे के किराए और माल भाड़े के साथ साथ रेल सेवाओं में सुधार पर अपने सुझाव देगी। इसके अलावा निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को लेकर भी कमेटी रिपोर्ट देगी। रेलवे में इस अथॉरिटी के गठन को लेकर काफी लंबे समय से सुझाव दिया जा रहा था। अधिकरण 50 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से स्थापित किया जाएगा। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले हुए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय कामगारों के बीमा से जुड़ी स्कीम, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद करने के लिए मंजूरी दी गई। अचल संपत्ति कानून 1952 में संशोधन पर भी सहमति बनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों को लेकर भी सहमति बनी है। सरकार ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया है जिनमें नए नियमों के जरिए आरटीआई कानून को कमजोर बनाने की बात कही गई है। बुधवार को सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रस्तावित नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे कानून के तहत आवेदनकर्ता को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मौजूदा सरकार की तरफ से आरटीआई प्रश्नों के लिए ना तो शुल्क संरचना में कोई बदलाव किया गया है और ना ही शब्द सीमा में। उन्होंने कहा कि आरटीआई नियम में प्रस्तावित संशोधन जनता की प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध हैं। सरकार इस मामले में जनता से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही अंतिम रूप देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड का दौरा करेंगे। साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। यह टर्मिनल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। प्रधानमंत्री गोविंदपुर, जामतारा, दुमका, साहिबगंज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री साहिबगंज में सौर ऊर्जा केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही यहां महिलाओं को स्मार्टफोन भी प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई नीतिगत दरों की यथास्थिति को बरकरार रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में नकदी प्रबंधन के उपायों की घोषणा कर सकता है। बाजार में इस वक्त 4 लाख करोड़ रुपए की नकदी मौजूद है। वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी एचएसबीसी की तरफ से बुधवार को कहा गया कि रिजर्व बैंक नीति समीक्षा में ऐसे मिले जुले कदमों को उठाने का ऐलान किया जा सकता है जो बाजार से नकदी की अधिकता को कम कर सके। इन कदमों में स्थायी जमा सुविधा को शुरू किया जाना भी शामिल है। नोटबंदी के बाद से सभी बैंक नकदी की अधिकता से जूझ रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई थी। अलवर गौरक्षक मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के अलवर जिले में गौरक्षकों के कथित हमले में मंगलवार को एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। कांग्रेस समेत कई दलों ने कानून हाथ में लेने वाले गौरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हरियाणा के रहने वाले पहलू खान समेत कई लोग राजस्थान से गाय और दूसरे जानवरों को वाहन में लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अलवर के बहरोड के करीब वहां मौजूद गौरक्षकों ने इन लोगों को घेर लिया और उन पर गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से अहम खबर है, सीरिया में रासायनिक हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 86 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि इन हमलों से पता चलता है कि सीरिया में युद्ध अपराध रुका नहीं है।
हमले की सभी देशों ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने सीरिया हमले में पूर्ण जांच की मांग का मसौदा पेश किया। इस मसले पर अमेरिका और रूस भी आमने सामने हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में हुए रासायनिक हमले को युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। Any use of chemical weapons anywhere constitutes a threat to international peace and security and is a serious violation of international law. सीरिया के इदलिब में हुए रासायनिक हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। अमेरिका ने बशर अल असद सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राष्ट्र घटना पर कार्रवाई नहीं करता तो अमेरिका एक तरफा कार्रवाई करेगा। These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated. The United States stands with our allies across the globe to condemn this horrific attack and all other horrific attacks for that matter. रूस ने सीरिया सरकार का बचाव किया है। रूस का कहना है कि सीरिया में हवाई हमले के दौरान एक स्टोर पर हमला किया गया था, जहां विद्रोहियों ने अपने बनाए रासायनिक तत्व रखे थे। Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами. मंगलवार को सीरिया के खान शेखुन शहर में एक रासायनिक हमले में 86 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 30 बच्चे भी शामिल हैं। मॉनिटरिंग समूह द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। मलेशिया ओपन सुपर सीरीज में भारत को बड़ा झटका लगा है। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल पहले ही दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पीवी सिंधु को चीन की खिलाड़ी चेन यूफेई ने 21-18, 19-21, 17-21 से हराया। वहीं साइना नेहवाल को खिलाड़ी अकाने यामागुची ने 19-21, 21-13, 21-15 से मात दी। उधर बात करें पुरुष युगल की तो अजय जयराम अपना मैच जीतने में कामयाब रहे। अजय जयराम ने चीन के खिलाड़ी कुयान बिन को 21-11, 21-8 से हराया। दूसरी तरफ मनु अत्री और सुमित रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। पहले दौर में लियाओ कुआन हाओ और लियू चियापिन की चीन की जोड़ी ने मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी को 18-21, 21-18, 21-17 से शिकस्त दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली को साल 2016 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर के खिताब से नवाजा जाएगा। कोहली ने पिछले साल 75.93 की औसत से 1215 टेस्ट रन बनाए। इसके अलावा 10 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 92.37 की धमाकेदार औसत से 739 रन बनाए हैं। वहीं T20 मैचों में 106.83 की औसत से 641 रन बनाए। सिर्फ 6 बल्लेबाजों ने एक कैलेंडर ईयर में कोहली से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन औसत के मामले में कोई भी भारतीय कप्तान के आसपास नहीं है। और बात खास शख्सियत की। आज मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की जयंती है। सितार वादक के रूप में उन्होंने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें विश्व संगीत का गॉडफादर कहा था। आज ही के दिन 1920 में बनारस में जन्मे पंडित रविशंकर ने परंपराओं को तोड़कर शास्त्रीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। सत्यजीत रे की शानदार कृति आपू ट्रिलॉजी को उन्होंने अपना संगीत दिया। रिचर्ड एटनबर्ग की गांधी भी उन्हीं की धुनों से सजी थी। वो 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 92 साल की उम्र में 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका के सैंटियागो में उनका निधन हुआ। आइए याद करते हैं पंडित रविशंकर को उनकी कुछ यादगार धुनों के साथ। भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन की आज जयंती है। हिंदी और बांग्ला की कई फिल्मों में अभिनय करने वाली सुचित्रा सेन की अदाकारी आज भी लोगों के जहन में है। सुचित्रा सेन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की।
उनकी पहली फिल्म थी शेष कोठाई। सुचित्रा सेन ने हिंदी में 7 फिल्में की। बिमल राय के निर्देशन में बनी देवदास उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें सुचित्रा ने पारो का किरदार निभाया। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा सेन ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन इससे पहले वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई स्वर्णिम अध्याय लिख चुकी थी। 1972 में उन्हें पद्मश्री मिला, जबकि मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, तन को मेरे छुए घटकाली छेड़े लहर लहर मतवाली, तन को मेरे आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन ने दर्ज कराया विरोध, कहा भारत से रिश्तों पर पड़ा बुरा असर, भारत ने खारिज की आपत्ति। विदेश मंत्री की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा पीओके गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर हमारा, ब्रिटिश संसद ने भी खारिज किया पाक का दावा। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब तय करेगी रेल किराया, माल भाड़े के साथ रेल सेवाओं में सुधार पर भी देगी सुझाव, कैबिनेट का फैसला। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से बढ़ी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें, मंत्रियों की विदेश यात्रा से लेकर नियुक्तियों पर उठाए सवाल, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया था समिति का गठन। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ियों की चुनौती खत्म, पहले ही मैच में हारी साइना और सिंधु, पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पहुंचे अजय जराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।